नमस्कार दोस्तों। अपने विश्व भूगोल के अंतर्गत हमने महाद्वीपीय भूगोल की जो श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भौतिक विभाजन किया था, उसका अध्ययन किया था। उसकी अगली कड़ी में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमने नदियों को दो भागों में बांटा है, प्रमुख नदियां और अन्य नदियां। इन प्रमुख नदियों के हमें डिटेल में जाना है, इनके डिटेल से अध्ययन करना है। अन्य नदियों के बारे में हमें सिर्फ उनकी लोकेशन को समझना है और उसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चलते हैं, इन नदियों की लोकेशन को एक बार मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले यूकॉन यूकॉन रिवर आप देख रहे होंगे, यहाँ से जा रही है और इधर बेरिंग सागर में गिर जाती है। इधर मैकेंजी आ जाइए, मैकेंजी कनाडा के पास ब्यूफोर्ट सागर में गिर जा रही है। कोलंबिया, ये कोलंबिया रिवर है आपकी, ये यहाँ से जा रही है कोलंबिया, पैसिफिक ओशियन में गिर जाएगी। कोलोराडो को देखेंगे तो कोलोराडो यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरेगी। कोलोराडो के बाद रियो ग्रांडे आप देख रहे हैं, ये रियो ग्रांडे है। रियो ग्रांडे मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाएगी। मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियां हैं, मिसौरी उसकी सहायक नदी है, ये मिसौरी हो गई और ये मिसिसिपी हो गई। साथ में ओहायो को भी देख लीजिए, ये तीनों नदियां एक साथ आती हैं। मुख्य नदी मिसिसिपी है और ये भी मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती। हडसन अगली नदी है। हडसन चित्र में तो दिखाया नहीं गया है, लेकिन हडसन नदी जो है यहाँ पर उसकी लोकेशन है और वो भी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। पोटोमैक रिवर भी यहीं पे है। सेंट लॉरेंस रिवर आपको दिखाई दे रही है और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, यहाँ पर जाकर गिर जाती है, जो अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है। चर्चिल और फेजर, चर्चिल रिवर यहाँ से निकल रही है और हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। चर्चिल के बारे में हमें और ज्यादा बात नहीं करना है, ये ध्यान रखना कि चर्चिल मुख्य रूप से कनाडा की नदी है और ये हडसन की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ओहायो के हमने पहले ही आपको बताया, मिसिसिपी की सहायक नदी है, ये भी मैक्सिको की खाड़ी में जाएगी। और फेजर नदी की चर्चा यहाँ पर हो चुकी है कि फेजर नदी यहाँ पर बह रही है और ये भी पैसिफिक ओशियन में जाकर गिर जाती है। तो ये हमने सारी नदियों के लोकेशन पर बात की है। अब हमको एक एक करके सारी नदियों को डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले यूकॉन रिवर की बात करेंगे। अलास्का प्रांत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अलास्का किसका प्रांत है? तो अलास्का ये रहा आपका, ग्रीन कलर से दिखाया गया है। अलास्का यूएसए का ही एक प्रांत है, ये यूएसए आपको पूरा दिखाई दे रहा है। इसको भी एक कलर से कलर किया गया और इसको भी उसी रंग से रंगा गया है। क्यों अलास्का यूएसए का प्रांत है? उसकी एक कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उसका परिणाम निकलता है, तो ये जो अलास्का होता है, ये सबसे उसके पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले उसके दरमियान तक रूस का भाग होता है। रूस युद्ध को हार जाता है और रूस से छीन लिया जाता है, यानी रूस यूएसएसआर जो है उससे छीन लिया जाता है इस प्रांत को, और किसके अधिकार में आ जाता है? अमेरिका यानी यूएसए के अधिकार में आ जाता है। इसलिए ये जो प्रांत है यूएसए का इतना दूर है। तो इस अलास्का प्रांत के अंतर्गत बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक यूकॉन है। यूकॉन मैकेंजी श्रेणी, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज निकलेगी, उसको मैकेंजी कहा जाएगा। मैकेंजी श्रेणी से निकलती है। बेरिंग जलसंधि भी यहाँ पर है, बेरिंग सागर भी यहाँ पर है, बेरिंग सागर में जाकर गिर जाएगी। इस नदी की खास बात यह है कि सोने के भंडार के लिए जानी जाती है। इस नदी के आसपास के क्षेत्रों में स्वर्ण भंडार मिलते हैं। एक अगली नदी मैकेंजी, मैकेंजी यहाँ पर है। मैकेंजी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ये पूरा आपका कनाडा लाइट कलर से दिखाई दे रहा है और इसकी सबसे लंबी नदी आपसे कोई पूछे, आपको मैकेंजी बताना है। उद्गम स्थल ग्रेट स्लेव लेक, यहाँ पर भी कनाडा की तमाम सारी झीलें हैं। उन झीलों को अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जो झीलें हैं, तो एक झील है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव, और ग्रेट स्लेव से निकल करके ये नदी जाती है और ये ब्यूफोर्ट सी है, ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है। इस नदी के बारे में खास ये है कि ये पेट्रोलियम के भंडारों के लिए जानी जाती है। इस नदी के बेसिन में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं और उनसे पेट्रोलियम का दोहन किया जाता है। अगली नदी हमारी कोलंबिया है। पिछले वीडियो में हमने आपको कोलंबिया के पठार के बारे में बताया था। कोलंबिया का पठार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस कोलंबिया के पठार से प्रवाहित होती हुई, यानी इधर रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत से निकलती है, कोलंबिया के पठार से प्रवाहित होती हुई ये नदी शांत महासागर पैसिफिक ओशन में गिर जाती है। इस नदी पर ग्रैंड कूली बांध तथा बोनविले डैम स्थित है। ये ग्रैंड कूली डैम का चित्र है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड कूली बांध किस नदी पर बना हुआ है? स्नेक इसकी सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। तो इस पर यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से इधर से आ रही है आपकी कोलंबिया रिवर। इधर से आते ही ये यहाँ से बेंड होती है और बेंड होकर के
पैसिफिक ओशन में जाकर गिर जाएगी। और ये रिवर यहाँ से आ रही है, यही नदी है स्नेक, और स्नेक सबसे लंबी सहायक नदी कोलंबिया नदी की। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्रैंड कूली डैम बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये ग्रैंड कूली डैम है और ये ग्रैंड कूली डैम का तस्वीर। अगर और ध्यान से हम देखें नदी को तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। कनाडा में भी प्रवाहित होती है कोलंबिया रिवर, और मुख्य रूप से ये यूएसए में प्रवाहित होती है। अगली नदी है कोलोराडो रिवर। हमने आपको पिछली वीडियो में इसको भी बताया था। यहाँ पर कोलंबिया का प्लेटू है, कोलंबिया का पठार है, और उसके नीचे आप जाएंगे तो ग्रेट बेसिन का पठार मिलेगा, और उसके नीचे आप जाएंगे तो कोलोराडो का पठार मिलेगा। कोलोराडो के पठार के नीचे यहाँ पर आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी दिखाई दे रही है। तो कोलोराडो के पठार से नदी निकल रही है और निकल करके इसी कैलिफोर्निया की खाड़ी में प्रवाहित हो जाएगी या गिर जाएगी। तो नदी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इस नदी के बारे में देखते हैं। यूएसए के रॉकी से निकल करके मैक्सिको में बहने के बाद ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कोलोराडो पठार से बहुत सी गहरी घाटियों जैसे ग्रैंड कैनियन, ब्लैक कैनियन आदि का निर्माण करती है। ये हमने आपको बताया था। ये कोलोराडो रिवर है, यहाँ से आ रही है कोलोराडो रिवर, और कोलोराडो रिवर के घाटी में ग्रैंड कैनियन, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ग्रैंड कैनियन का निर्माण हुआ है। और ग्रैंड कैनियन इस तरह के होते हैं। ग्रैंड कैनियन, बड़े गड्ढों को ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। कैनियन क्या होता है? नदी के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, बड़ी बड़ी घाटियां हैं, गहरी घाटियां, उनको ही कैनियन कहा जाता है। इस कैनियन को, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है, इसलिए इसको ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। यहीं पर आप देख रहे हैं मीड लेक का निर्माण किया गया है, मीड झील का निर्माण किया गया है। मीड झील का निर्माण क्यों किया गया है? क्योंकि हूबर डैम बना दिया गया है यहाँ पर, इस नदी में हूबर बांध बनाया गया है। और जब हूबर बांध इसमें बना दिया गया है तो पीछे बहुत सारा जल इकट्ठा हो गया, ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया है, और इसी इकट्ठा हुए पानी की वजह से जो झील बनती है उसको मीड लेक कहा जाता है, मीड झील कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मीड झील किस नदी पर बनी हुई है? आपको कोलोराडो रिवर के बारे में बताना है। तो और इस चित्र से आप देख सकते हैं ध्यान से इस नदी की लोकेशन को। यूएसए के सेंट्रल हिस्से से निकलती है, केंद्रीय भाग से निकल करके ये मैक्सिको में जाकर के कैलिफोर्निया की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। अगली प्रमुख नदी है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रियो ग्रांडे दो देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इधर साइड आपका यूएसए है और इधर साइड आपका मैक्सिको है। आप देख रहे हैं कि रियो ग्रांडे नदी आती है और दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है, और निर्धारण करते हुए ये भी मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। हमारी अगली महत्वपूर्ण नदी है मिसिसिपी। मिसिसिपी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6275 किलोमीटर है और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी। इससे जो ज्यादा लंबी नदियां हैं तीन, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे लंबी दुनिया की जो नदी है नील नदी, इसकी लंबाई आप याद कर लीजिएगा 6650 किलोमीटर। अमेजन 6400, और यांगटी जो चाइना में है 6300 किलोमीटर है। जान रहे हैं आप लोग, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अमेजन आपके दक्षिण अमेरिका में है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। और यांगटी चाइना में है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बारे में पहला फैक्ट ये हो गया। यूएसए के मिनेसोटा राज्य की इलास्का झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मिसिसिपी गिरती कहाँ पर है? तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और निकलती कहाँ से है? यहाँ से। ये राज्य का नाम मिनेसोटा है और यहाँ से निकलती है। ये आपका सुपीरियर झील के आसपास के प्रदेश है। मिसिसिपी के बारे में खास ये है कि इसके बेसिन में कृषि के अत्यधिक उपजाऊ प्रदेश पाए जाते हैं। चावल, गन्ना, तंबाकू, कपास, इन चीजों की खेती की जाती है। इसके उत्तर भाग में गेहूं पेटी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर नदी का लोकेशन, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है स्टेट्स की, राज्यों की, ये कहने का मतलब ये है कि इस नदी के किनारे किनारे या इस नदी से ही तमाम सारे राज्यों की बाउंड्री को निर्धारित किया गया है। ये लगभग नदी यहाँ से जा रही है, यहाँ से। इस नदी के उत्तरी भाग में अगर आप जाएंगे तो आपको गेहूं पेटी मिलेगी। स्प्रिंग व्हीट बेल्ट यहाँ पर मिल रही है, और बेसिन में, कोलंबिया बेसिन में व्हीट बेल्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी रीजन मिल रहा है। तो इन जगहों पर इस नदी के उत्तरी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको गेहूं का उत्पादन मिलेगा। इसके दक्षिणी भाग में आप जाएंगे तो कपास का उत्पादन मिलेगा। ये ओल्ड कॉटन बेल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में यूएसए के कपास का उत्पादन किया जाता है। अगर मध्य भाग में आप जाएंगे यहाँ पर तो कॉर्न बेल्ट यहाँ पर मिलती है, मक्का पेटी मिलती है, और इसके अंतर्गत मक्के का उत्पादन किया जाता है। आपने ध्यान दिया, इस नदी में मुख्य रूप से तीन तरह की पेटियां पाई जा रही हैं। इस नदी के उत्तरी भाग में गेहूं की पेटी, मध्य भाग में कॉर्न यानी मक्के की जो बेल्ट है,
और दक्षिणी भाग में कॉटन बेल्ट पाई जाती है। इन पेटियों को ध्यान रखना है। एक बात आपको बता दें कि दुनिया की जो सबसे बड़ी जो मंडी है, जिसको मक्के की मंडी के नाम से जाना जाता है, वो सेंट लुइस है। और सेंट लुइस नगर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी मिसौरी नदी के तट पर स्थित है। मिसिसिपी हो गई, ये मिसौरी हो गई, तो मिसौरी के तट पर स्थित सेंट लुइस नगर दुनिया की मक्के की मंडी के नाम से जाना जाता है। और एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि जो मक्का है, यहाँ पर मुख्य रूप से मक्का का जो मूल स्थान है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ही है। और डिटेल में जाएं तो आप मैक्सिको बता सकते हैं। इसके अलावा मक्के का उत्पादन भी सबसे ज्यादा यूएसए ही करता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन यूएसए करता है। और यूएसए के बाद दूसरा नंबर आपके चाइना का आता है। बाकी अन्य देशों का फिर नंबर लगता है। देख लेते हैं सेंट लुइस रैंक मोस्ट डेंजरस सिटी इन अमेरिका। थोड़ा सा ऐसी जानकारी रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये सेंट लुइस नगर है और इसको अगर सेफ्टी की बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से, एक वेबसाइट है वर्ल्ड हब। इन्होंने 182 शहरों को कंपेयर किया है उत्तरी अमेरिका के, और कंपेयर करने के बाद इसको सबसे डेडली या सबसे डेंजरस सिटी घोषित किया है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे डेंजरस जो सिटी है वो यही है आपका सेंट लुइस। इसको ऐसे ही दिमाग में रखना है। फिर से आ जाते हैं इसी नदी पर। यह नदी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। पक्षीपात डेल्टा का मतलब ये होता है कि जब कोई नदी का जो डेल्टा भी कई प्रकार के होते हैं, और उस डेल्टा का जो डिजाइन हो वो पक्षी के पंजे की तरह हो, इस तरह से बने डेल्टा को पक्षीपात डेल्टा या बर्ड फूड डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी दुनिया में पक्षीपात डेल्टा बनाती है? आपको मिसिसिपी बताना है। इस नदी के मुहाने पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह स्थित है और यह कृषि उपकरणों के उत्पादन के लिए दुनिया में जाना जाता है। तो इसका जहाँ पर मुहाना होगा यहीं पर कहीं पर ये नगर स्थित है और ये इन चीजों का प्रोडक्शन करता है। इसकी सहायक नदी के बारे में हमने अभी आपको बताया था, मिसौरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। टेनेसी भी मिसिसिपी की एक सहायक नदी है। आप देख रहे हैं ये मिसिसिपी रिवर है। ये बर्ड फूड डेल्टा यहाँ पर बनाएगी। ये मिसिसिपी रिवर जा रही है, ये ऐसे करके ये मिसिसिपी जा रही है। और मिसिसिपी की यहाँ से सहायक नदी है मिसौरी। ये मिसौरी यहाँ से इसको ज्वाइंट करेगी यहाँ पर। इधर एक अन्य नदी है ओहायो। अब आपको ध्यान रखना है कि ओहायो के नीचे आप आएंगे यहाँ पर, ये टेनेसी रिवर है। ये यहाँ से आपकी जा रही है, ये टेनेसी रिवर। और टेनेसी रिवर में ही आकर के इधर से ओहायो मिल जाएगी। ओहायो टेनेसी रिवर में ही मिल जाएगी। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि ओहायो किसकी सहायक नदी है? टेनेसी की सहायक नदी है। और टेनेसी के बारे में कुछ खास बात यह है कि दुनिया की सबसे पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट बनाया गया दुनिया में सबसे पहला, वो इसी नदी पर बनाया गया था। टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट ही था। इसी रिवर वैली प्रोजेक्ट से प्रेरणा लेकर के हमारे देश में दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट क्या है, क्यों बनाया गया, इस पर हम चर्चा इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन एक बनता है कि भारत में बनने वाला जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, दामोदर घाटी परियोजना है, दुनिया में किस नदी घाटी परियोजना की कॉपी है, या उसको ध्यान में रख करके या उसी पर आधारित करके बनाया गया है? तो आपको वहां पर आंसर देना पड़ेगा टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट। अगली नदी हमारी हडसन है। हडसन की लोकेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर हडसन है। हडसन न्यूयॉर्क प्रांत में अपलेशियन पर्वत में स्थित एंडरसन झील से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यहाँ पर झील होगी, खास महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से निकलती है और ये इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में गिर जाएगी। इस नदी के किनारे की खास बात यह है कि इसी नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। आप देख रहे हैं हडसन रिवर यहाँ से आ रही है और इसी किनारे यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब होता यह है, इस नदी को ईरी नहर के माध्यम से ईरी झील से जोड़ा गया है और इसको उपयोग नौकायन के लिए किया जाता है। होता यह है कि न्यूयॉर्क सिटी से टच करने के बाद ये नदी आगे इधर की ओर जा रही है, ऐसे की ओर, और इस नदी को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। यहाँ पर लेक ईरी है, इधर ओंटारियो है। ओंटारियो से सेंट लॉरेंस नदी निकल करके भी आगे जाएगी, उससे भी हमें मतलब नहीं है। उसके पहले ही लेक ईरी में ही क्या किया गया है, ईरी नहर को इस हडसन नदी से जोड़ दिया गया। ईरी झील से हडसन नदी की ओर एक नहर लाई गई है, एक नहर बनाई गई है। इस नहर को ईरी कैनाल कहा जाता है, ईरी नहर कहा जाता है। तो ईरी नहर के माध्यम से इन दोनों संरचनाओं को जोड़ दिया गया है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, नदी परिवहन के लिए किया जाता है। यानी यहाँ से जहाज आएंगे और इसके माध्यम से न्यूयॉर्क सिटी होते हुए नीचे चले जाएंगे। और ये विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, इसको भी ध्यान रखना है।
पोटोमैक रिवर के बारे में बात करते हैं। यहीं पर कहीं पर पोटोमैक रिवर है और इस नदी के किनारे यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी वो स्थित है। आपसे डीसी का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है कि डीसी का फुल फॉर्म बताइए, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये आपको बताना है। हमारी अंतिम नदी है सेंट लॉरेंस, ओंटारियो झील से निकल करके लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है। ओंटारियो झील को देख लेते हैं, ये ह्यूरन है, ये इरी है और ये ओंटारियो है। ओंटारियो झील से निकल रही है यहाँ से नदी, सेंट लॉरेंस रिवर लिखा हुआ है और ये क्यूबेक सिटी होते हुए यहाँ पे आपकी सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, यहाँ पर गिर जाएगी। यह विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख क्या होता है? जब कोई नदी किसी महासागर में किसी जगह पर गिरती है, सागर महासागर में, और वहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यानी उसका पानी फैलता नहीं है, डायरेक्ट गिर जाता है। क्यों डायरेक्ट गिर जाता है? क्योंकि ढलान ज्यादा होने की वजह से डायरेक्ट तेजी से गिरता है नदी में बिना छितराए हुए। उस संरचना को ही हम एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। इस नदी के किनारे कुछ शहर बसे हुए हैं, इन शहरों को हमें देखना है। इनमें से किंगस्टन यहाँ पर बसा हुआ है, इसके बाद ओटावा यहाँ पर है इधर साइड, इसके बाद मॉन्ट्रियल कनाडा का ही है, क्यूबेक ये भी कनाडा के, सारे शहर कनाडा के लगभग हैं। और इनमें से मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, आपको ध्यान रखना है। कनाडा का सबसे बड़ा जो शहर है वो मॉन्ट्रियल है और यहाँ पर सिखों की जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है। ग्रेट लेक्स तथा सेंट लॉरेंस नदी का इस्तेमाल अंतःस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। ये ग्रेट लेक प्रदेश है आपका, 5 ग्रेट लेक्स यहाँ पर मिलती हैं, आप जानते हैं। और इन 5 ग्रेट लेक्स में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी चीजें बनती हैं, प्रोडक्ट जो भी बनते हैं, उनको सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सके। तो इसलिए क्या किया गया, इन 5 झीलों को आपस में जोड़ करके नहरों के माध्यम से, और इनको एक नदी से जोड़ दिया गया है, नदी के माध्यम से उतार दिया गया इस रास्ते को महासागर में। तो इस तरह से ये क्या बना है, अंतःस्थलीय नौकायन तंत्र बनाया गया है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा अंतःस्थलीय नौकायन तंत्र का निर्माण करता है और ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा नौकायन तंत्र है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसके अगले वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। झीलों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।